हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूं रूही और आज मैं आप लोगों के लिए जो चैप्टर लेकर के आई हूं ये है केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर, और जिसके हम लोग अबाउट 28 क्वेश्चन तक कर चुके थे फ्रेंड। और आज मैं इसके आगे के जो क्वेश्चन है MCQs हैं वो कराने जा रही हूँ फ्रेंड। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो मेरा चैनल है इस पर मैं TGT PGT की और जितने भी जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए मैं साइंस और बायोलॉजी की प्रिपरेशन कराती हूँ। तो बहुत सारे वीडियोज़ इस पर अपलोड हो चुके हैं मेरे चैनल पे, उसको आप लोग देखते रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। बहुत बेनिफिशियल लेक्चर्स हैं सारे। तो और फ्रेंड एक बात मुझे और बतानी है कि जितने भी लोग मेरे चैनल पर हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टाइम पे मिलता रहे। चलिए अब हम लोग को तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। जो हमारे पास आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है 30th नंबर का क्वेश्चन, जो कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के आगे से ले रहे हैं। जिन्होंने पहले के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो वो लोग देख लीजिएगा। तो ये है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है इसको बताना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से मैं जो करेक्ट ऑप्शन है सीधे वही बताऊँगी और उसको एक्सप्लेन करूँगी फ्रेंड, जिससे कि क्या होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे और जो टाइम भी है हमारा वो सेव होगा और उस हमारे जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन से बढ़ेंगे प्लस एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास जो 4th वाला है इसको देखते हैं। 4th बिल्कुल हमारे पास करेक्ट है। देखिए जो स्टेबिलिटी होती है जो किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी होती है वो क्या होता है, वो बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ही ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। और ये बॉन्ड एंथैल्पी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड की एंथैल्पी भी उतनी ही ज़्यादा होगी और जो स्टेबिलिटी है वो भी ज़्यादा होगी। लेकिन ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो यहाँ पे देख लीजिए ये जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि यहाँ पे 1 बॉन्ड लेंथ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स कि स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी, और बॉन्ड एंथैल्पी जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें और समझ लीजिए। बॉन्ड एंथैल्पी के लिए यहाँ पे मैं बता देती हूँ। तो देखिए ये होता क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है ये जो एनर्जी की अमाउंट होती है, यानी कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है किसी भी पर्टिकुलर बॉन्ड को, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ये रिक्वायर्ड होती है, और जो 1 मोल ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो इट मीन्स कि 1 मोल ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल में जो भी बॉन्ड होता है उसको तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए जो भी एनर्जी की मात्रा या अमाउंट जो है रिक्वायर्ड होती है वो बॉन्ड एंथैल्पी कहलाती है। और बॉन्ड एंथैल्पी के लिए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। यहाँ पे जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है ये जो बॉन्ड एंथैल्पी है ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इट मीन्स कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितनी ही बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगी उतनी ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज़्यादा होगी, यानी दोनों ही प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। और जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है, अब यहाँ पे एक और रिलेशन देख लीजिए। मैं बॉन्ड एंथैल्पी को BE से लिखने जा रही हूँ। जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो एटम के साइज़ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो साइज़ ऑफ एटम है यहाँ पे, एटम के साइज़ के जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगी तो एटम का साइज़ कम होगा, या हम कह सकते हैं जो छोटे साइज़ के एटम हैं उनकी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगी। नाउ अब यहाँ पे एक चीज़ और है, जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, यानी कि 1 नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल पे नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ रही है तो इट मीन्स कि उसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो कम हो रही है। तो यहाँ से आपको बॉन्ड एंथैल्पी क्लियर हो गया होगा। और जितने भी रिलेशंस वाले क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, तो बस आप नोट्स बनाते रहिए। और उसके बाद अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो देखिए ये जो बॉन्ड ऑर्डर है जिसको मैं BO से लिखने जा रही हूं यहाँ पे, तो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या होता है, ये जो है बॉन्ड ऑर्डर, तो ये जो भी कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, नंबर ऑफ़ कोवेलेंट बॉन्ड्स जो कि 2 एटम्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। अब एटम जैसे कि जो आपका मॉलिक्यूल है,
ओके, वो एटम से मिल करके बना होता है। तो मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं उनके बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ध्यान रखिएगा जो कोवैलेंट बॉन्ड्स के नंबर होते हैं ये क्या होता है, ये बॉन्ड ऑर्डर होता है। तो अब यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंथैल्पी के, जिसकी हम लोग अभी बात कर चुके हैं। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। ओके, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। तो यहाँ पे देख लीजिए ये रिलेशन आपको पता चल गया होगा। इस जितना ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा जो है लार्जर बॉन्ड का डिसोसिएशन एनर्जी होगा, उतना ही ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होगा। नाउ अब बॉन्ड एंगल जो है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, जैसे कि सपोज़ अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे H है और यहाँ पे O है। तो O आपको पता है इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, यानी कि 2 यहाँ पे हो गए। नाउ 4 हो गए आपके पास इलेक्ट्रॉन्स। तो अब यहाँ पे देख लीजिए ये जो एंगल है ये क्या होगा आपका, यही बॉन्ड एंगल होगा। तो कैसे इसको बताएंगे, ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये क्या होता है, जो भी आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं, ओके, ऑर्बिटल में जो भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं और जो सेंट्रल एटम है उसके जो है चारों तरफ, यानी कि यहाँ पे सेंट्रल एटम इस केस में ऑक्सीजन है और उसके पास जो उसके आसपास जो एटम है वो हाइड्रोजन है। ओके, तो ये जो आपका एंगल है वो क्या हो जाएगा, आपका बॉन्ड एंगल हो जाएगा। नाउ आगे हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविएशन ऑफ ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन ओजोन मॉलिक्यूल फ्रॉम द नॉर्मल बॉन्ड लेंथ सीम्स एज। ये कह रहे हैं कि ये जो ओजोन का मॉलिक्यूल होता है यानी कि O3 होता है हमारे पास, तो इसमें जो O3 है इसमें जो बॉन्ड लेंथ होती है, ओके, वो नॉर्मल बॉन्ड लेंथ से कुछ डेविएशन शो करती है। तो ऐसा क्या है, ये क्यों होता है ऐसा। तो यहाँ पे हमारे पास जो 31 का करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे देखिए 2 वाला, जो सिंगल बॉन्ड लेंथ होती है वो डिक्रीज़ होती है जबकि जो डबल बॉन्ड लेंथ होती है वो इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकेंड आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। नाउ 32 में क्या क्या चीज़ें हैं इसको देख लेते हैं। 32 में है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं फिर आगे देखते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पे पहला जो है स्टेटमेंट ये है कि इन कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेट बाय वन एटम एंड शेयर्ड बाय बोथ द एटम। जो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में क्या होता है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो किसी एक एटम से डोनेट किए जाते हैं और दोनों ही एटम के द्वारा शेयर किए जाते हैं। और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कोऑर्डिनेट लिंकेज इज रिजिड एंड डायरेक्शनल दस दे एग्जिबिट आइसोमेरिज्म। की जो कोऑर्डिनेट लिंकेज होता है वो रिजिड होता है और डायरेक्शनल होता है, उसकी दिशा होती है और इसलिए ये आइसोमेरिज्म को शो करता है। तो यहाँ पे आपका 32 के लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे 32 के लिए हमारे पास देखिए पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इट मीन्स कि जो थर्ड ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ कोवैलेंट लिंकेज। कि इसमें से कोवैलेंट जो लिंकेज है वो किस पेयर में है। तो यहाँ पे आप जो पहला ऑप्शन हम सबसे पहले देख लेते हैं, SO3 है और NH4+ है। तो ये दोनों आप याद रखिएगा कि SO3 और NH4+ में कोवैलेंट लिंकेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल्दो ज्योमेट्रीज ऑफ NH3 एंड H2O मॉलिक्यूल्स आर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लेस देन दैट ऑफ अमोनिया दिस इज ड्यू टू। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये कहा जा रहा है कि जो ज्योमेट्रीज हैं इन मॉलिक्यूल्स की, जैसे कि अमोनिया की है और वाटर की है, वो क्या है, अमोनिया के केस में डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है और जो वाटर है उसके जो यहाँ पे जो अमोनिया के केस में है वो क्या है, वो है डिस्टॉर्टेड और जो वाटर मॉलिक्यूल के केस में है वो टेट्राहेड्रल। तो बॉन्ड एंगल जो वाटर में होता है वो लेस होता है अमोनिया से। तो ऐसा किस लिए होता है कि जो वाटर का जो बॉन्ड एंगल है वो अमोनिया से कम होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो 34 है इसके लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे होता है इसलिए ऐसा होता है कि जो लोन पेयर रिपल्शन होता है वाटर में और जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है अमोनिया में, तो इसी के कारण ऐसा होता है। जो वाटर के मॉलिक्यूल में लोन पेयर रिपल्शन होता है एंड अमोनिया के मॉलिक्यूल में लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 35 क्वेश्चन है।
35th क्वेश्चन में हमारे पास है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑन ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। इसमें से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें कि सारे बॉन्ड इक्वल नहीं हैं। तो अगर हम लोग C2H4 की बात करें तो यहाँ पे C2H4 क्या है ये देख लीजिए। ये जो C2H4 है वो हमारे पास ये है। ओके, तो यहाँ पे इस केस में आप देख रहे हैं कि ये जो है ये हमारे पास 2 कार्बन है जिसमें कि डबल बॉन्ड है इसके बीच में। ओके, तो और यहाँ पे हमारे पास ये अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पर लग जाएगा। तो ओके, तो यहाँ पे हमारे पास इस केस में जो है ये जितने भी बॉन्ड्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। बाकी जो आपका पहला वाला ऑप्शन है ZeF4 इसमें इक्वल है, BF4 माइनस में भी और SiF4 इसमें भी जो बॉन्ड होते हैं वो सब इक्वल होते हैं। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास 36 देख लेते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ IF7 इज़, तो IF7 का स्ट्रक्चर बताना है। तो IF7 का जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारे पास होगा पेंटागोनल बाईपिरामिडल। ओके, कुछ स्ट्रक्चर्स आप लोग बिल्कुल लर्न कर लीजिएगा, जैसे वाटर का है, अमोनिया का है, ओके, और आपका मीथेन का है। ये सब स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल लर्न होने चाहिए जो बेसिक हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो 36 है इसमें जो 4th है पेंटागोनल बाईपिरामिडल। नाउ 37 की बात करते हैं। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर एसोसिएटेड विद जेनॉन। तो यहाँ पे इसमें ये कहा जा रहा है कि कौन सा जो ऑप्शन है इसमें जेनॉन के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर एसोसिएटेड हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 4th वाला ऑप्शन है ZeF2 इसमें सबसे ज़्यादा लोन पेयर्स हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो 38 क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। 38 में है क्या करना है हमको इसमें कंसीडर दी फॉलोइंग एंगल्स दिए हुए हैं उनको कंसीडर करना है। तो इसमें CH4 मॉलिक्यूल की अगर हम बात करेंगे तो CH4 में आपको H एंगल देखना है। देन BCl3 में आपको BCl एंगल देखना है। एंड IF7 में आपको देखना है FIF का एंगल। एंड I3 माइनस में आपको I इन तीनों ही आयोडीन मॉलिक्यूल के बीच का जो एंगल है उसको देखना है, उसको कंसीडर करना है। अब आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द अबव बॉन्ड एंगल्स, तो बॉन्ड एंगल्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो हमको बताना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ये जो थर्ड वाला है, ठीक है, इसमें सबसे कम होगा यानी कि FIF का बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। देन उसके बाद हमारे पास होगा सीक्वेंस वो HCH का होगा। देन हमारे पास ClBCl का होगा और लास्ट में हमारे पास जो होगा वो 4th वाला जो III वाला है। यानी कि हमारे पास 38 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कॉलम मैच करना है। तो कॉलम 1 की मैचिंग कॉलम 2 से करनी है और इसमें करेक्ट मैचिंग को चूज़ करना है। तो कॉलम 1 हमारे पास है PCl5 IF7 H3O+ एंड ClO2 एंड NH4+। और उसके बाद कॉलम 2 में है लीनियर पिरामिडल, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, टेट्राहेड्रल एंड पेंटागोनल बाईपिरामिडल एंड एंगुलर। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास क्या करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 39 है इसके लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये देख लेते हैं। तो देखिए 39 के लिए हमारे पास जो करेक्ट होगा इसकी मैचिंग कर लेते हैं। जो आपका PCl5 है फ्रेंड, इसको याद रखिएगा, ये ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होता है यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होता है। ओके, तो यहाँ पे जो PCl5 है इसका हमारे पास हो गया ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। एंड देन हमारे पास जो ओके मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ नाउ। उसके बाद हमारे पास जो IF7 है इसके लिए हमने अभी क्वेश्चन आया था तो बताया था पेंटागोनल बाईपिरामिडल है ये। एंड जो हाइड्रोनियम आयन है यानी कि H3O+ है इसके लिए पिरामिडल है। एंड जो हमारे पास D का है करेक्ट ऑप्शन ClO2 ये एंगुलर है। और जो NH4+ है ये हमारे पास टेट्राहेड्रल है। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया ऑप्शन और ये है 3, 5, 2, 6 एंड 4। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो 4th वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ऑर्बिटल्स ऑफ 2 एटम्स कम क्लोज टू फॉर्म बॉन्ड। जब 2 एटम के ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं और बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, देयर ओवरलैप में बी पॉजिटिव। तो उनका जो ओवरलैप है वो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है या 0 हो सकता है। डिपेंड करता है कि साइन कौन सा है अपॉन द साइन या फेज एंड डायरेक्शन ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ
ऑर्बिटल वेव फंक्शन। और किस पे डिपेंड करता है, पहली बात तो साइन या फेज पे डिपेंड करेगा, उसके बाद फिर जो उनके जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन का जो एम्पलीट्यूड है स्पेस में उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। उस तो कंडीशंस जो हैं वो पॉजिटिव ओवरलैप के लिए क्या होंगी ये पूछी गई हैं। तो पॉजिटिव ओवरलैप की कंडीशंस जो होंगी वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें है जो ऑर्बिटल्स फॉर्मिंग बॉन्ड शुड हैव सेम साइन और फेज एंड ओरिएंटेशन इन स्पेस। ओके, और यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि जो ऑर्बिटल जो बॉन्ड फॉर्म करते हैं उनका साइन सेम होना चाहिए, सेम फेज में होने चाहिए, और उनका जो ओरिएंटेशन है स्पेस में होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास 41 क्वेश्चन है। 41 में क्या है, 41 में हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट पॉजिटिव ओवरलैप, कि इसमें से कौन सा जो है वो पॉजिटिव ओवरलैप को प्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो 41 है उसका देख लेते हैं। देखिए जो 1 है इसमें तो आप देख रहे हैं पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ हैं, एक मिनट फ्रेंड, जो इसमें है वो पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ है, निगेटिव निगेटिव एक साथ है। ओके, देन यहाँ पे हमारे पास अगेन जो थर्ड है इसमें भी पॉजिटिव पॉजिटिव है और यहाँ पे भी पॉजिटिव पॉजिटिव। अब हम आप सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन में क्या हो रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव का ओवरलैप हो रहा है पीजेड पीजेड ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 41 का जो 2 है ये यहाँ पे करेक्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 42, Which of the following diatomic molecules would be stabilized by removal of an electron? ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा डायटोमिक मॉलिक्यूल ऐसा है कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन का रिमूव कर दिया जाए तो वो स्टेबलाइज हो जाएगा, स्टेबिलिटी अटेन कर लेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 42 के लिए कौन सा करेक्ट आंसर, देखिए जो O2 है इसके लिए O2 बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास देखिए जो बॉन्ड्स होते हैं फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो चलिए अच्छा मैं आगे क्वेश्चन जब ले रही हूँ तब मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ इसके बारे में। नाउ 43 देख लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड बिकॉज ऑफ, मैं एक्चुअल बॉन्ड्स के बारे में ही बताने जा रही थी, तो चलिए इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। तो 43 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा 43 के लिए। तो देखिए जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो कहा जा रहा है कि वो पाई बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों? क्योंकि जो लार्ज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इन सिग्मा बॉन्ड, ओके, क्योंकि जो है सिग्मा बॉन्ड में लार्ज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है, यानी कि ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है इसलिए। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो बॉन्ड्स होते हैं, ओके, तो जो ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की, उस ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है, दो टाइप के बॉन्ड्स बनते हैं, एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। ओके, तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो क्या होता है, ठीक है, जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये जब एंड टू एंड एयर ओवरलैपिंग होती है, या फिर इसको कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। ओके, इसको कहते हैं एक्सियल या तो फिर एंड टू एंड, यानी जो सिरे होते हैं, ओके, एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है या फिर एक्सियल होती है। जैसे कि क्या होगा आपका, जैसे कि एस एस के बीच में एस ऑर्बिटल, फिर आपका है पी पी ऑर्बिटल एंड उसके बाद एस पी ऑर्बिटल्स के बीच में। ओके, और जो सिंगल बॉन्ड होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, समझ लीजिए आप, क्योंकि आपको बॉन्ड काउंट करने के लिए भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है इस मॉलिक्यूल में और कितने पाई बॉन्ड है। तो ये आप याद रखिएगा, अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा है और डबल है तो या ट्रिपल है तो उसमें पाई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो सेंटर के बीच में जो एटम जो भी बॉन्ड होते हैं उसमें एक्यूमुलेट हो जाती है। अगर मैं आपको यहाँ पे बना करके दिखाऊं तो यहाँ पे ये जो सर्किल है ये क्या हो जाएगा, ये एस ऑर्बिटल है, ठीक है, ये मान लीजिए एस ऑर्बिटल है और उसके बाद इसकी एक दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग होनी है, तो ये दूसरा एस ऑर्बिटल है। नाउ अब यहाँ पे ये दोनों मिल करके जब इसकी ओवरलैपिंग होगी एस एस ऑर्बिटल की, तो क्या होगी, एक ऐसे बना देती हूँ और एक ये बना देती हूँ। तो यहाँ पे जो शेडेड पोर्शन है इसको देखिएगा, ओके, ये बीच वाला जो पोर्शन है शेडेड है और ये क्या कहलाएगी, ये एक्सियल, ओके, ये एक्सियल या तो फिर ये एस एस ओवरलैपिंग कहलाएगी। ओके, तो ये हमारा जो बॉन्ड बनेगा ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। नाउ और जब एस पी ओवरलैपिंग होगी तो कैसे होगी, एस एस ओवरलैपिंग के बारे में बताई थी। नाउ अब एस पी में क्या होगा, एस पी में एक एस ऑर्बिटल, और एस ऑर्बिटल का शेप तो आपको पता ही है, एक ऐसा स्फेरिकल सा होता है, तो एक एस ऑर्बिटल और जो पी ऑर्बिटल होगा इसकी, तो यहाँ पे देख लेते हैं पी की, ये थोड़ा सा इस तरीके से इसका शेप होगा, तो ये एस है और ये पी है। नाउ अब ओवरलैपिंग होगी कैसे, देखिए एस पी की,
नाउ ये आपका स्फेयर है और यहाँ पे ऐसे करके ओवरलैपिंग होगी, तो जो शेडेड पोर्शन होगा ये वाला पोर्शन, ये यहाँ पे ओवरलैपिंग को शो कर रहा है। ओके, तो ये क्या है, एसपी ओवरलैपिंग, तो ये यहाँ पे है एसपी ओवरलैपिंग। ओके, तो ये यहाँ पे आप समझ गए एक्सियल। तो अब ना पाई बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड में कैसे बनेगा, ये इनकम्प्लीट ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की। ओके, और या तो फिर साइड वाइज, साइड से या पैरेलल ओवरलैपिंग कहते हैं इसको। तो अब आप समझ सकते हैं, आपको शेप तो पता ही है, तो देखिए कैसे समझना है। ये सॉरी, यहाँ पे देखिए इसको जो है मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ऐसे करके आपको बो का, जैसे कि बो नहीं होता है उस तरह का आपको शेप बनाना है। तो यहाँ पे फिर आप इस तरीके से शेप बना सकते हैं। अब इनकी जब ओवरलैपिंग होगी तो जो दो हैं वो पास में होंगे, तो या 8 के जैसा शेप जो बनाते हैं आप, 8 के जैसा शेप इसको समझ लीजिए ऐसे है। देन उसके बाद दूसरे वाले को मैं बनाने के लिए ट्राई करती हूँ, ऐसे करके फिर ऐसे। तो यहाँ पे हमने ओवरलैपिंग की, तो यहाँ पे देखिए जो जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, यानी कि जो शेडेड है, एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पर है, तो यहाँ पे आपके पास पीपी ओवरलैपिंग हो गई। आप देख रहे हैं कि पैरेलल ओवरलैपिंग है या फिर साइड वे ओवरलैपिंग है। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। अगर हमारे पास एथिलीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, अगर हमारे पास एथिलीन है तो उसमें क्या होगा, या कोई भी डबल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल, मान लीजिए कार्बन के बीच में है, तो इसमें एक जो होगा वो सिग्मा होगा और एक क्या हो जाएगा, वो पाई बॉन्ड होगा। ओके, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। और जब हम लोग ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होते हैं। ओके, सपोज़ यहाँ पर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें एक सिग्मा मान लीजिए आप, और बाकी के ये दोनों जो हैं ये क्या हो जाएंगे, ये पाई बॉन्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो गया। नाउ अब जो है हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो देखिए जो जो इथाइन होता है, ठीक है, जो इथाइन होता है यानी कि जो C2H2 होता है, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। ओके, नाउ अगर हम C2H4 की बात करें जो कि हमारे पास एथीन है, तो ये जो एथीन है यहाँ पे जो यहाँ पे C2H4 है, इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ओके, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा ना। और अगर हम लोग मीथेन की बात करें तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो मीथेन का स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं, तो ये बिल्कुल आप लोग याद रख लीजिएगा। ओके, इन तीनों का तो बिल्कुल आपको पता ही होना चाहिए। इसके अलावा कुछ मॉलिक्यूल्स और हैं, जैसे कि आपका फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है। ओके, इसका sp3d होता है। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का sp3d है यहाँ पे। तो चलिए अब आगे हम लोग कर लेते हैं, आगे के जो क्वेश्चंस हैं इसमें हम लोग देखते हैं कि 44वां क्वेश्चन है, कंसीडरिंग एक्स एक्सिस एज द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, कि एक्स एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कंसिडर किया जाएगा, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें कौन सा ऐसा है जो सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो देख लीजिए 44 के लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है जो 2py है और 2ps है वो सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएगा, बाकी 1s ये बनाएंगे, p2px पर भी बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, जो कि sp अभी बताया था आपको, और यहाँ पे ss है तो ये भी बनाएगा। चलिए, तो क्योंकि यहाँ पे जो पीपी होते हैं वो उनकी तो अभी जस्ट मैंने बताया है कि कौन जो है सिग्मा एस और एसपी के बीच में होगा और पीपी के बीच में क्या होगा, पाई वाला होगा ना। 45 देख लेते हैं। 45 में है द टाइप्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन इन NO2+ NO3- एंड NH4+। इसमें आपको बताना है कि जो NO2+ में जो नाइट्रोजन में आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बताने हैं कि कौन से हैं। तो अब यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी हाइब्रिडाइजेशन की बात की थी तो वही चीज़ है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो 45 है इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास जो NO2+ के लिए होगा वो sp होगा, और NO3- के लिए sp2 होगा, और NH4+ के लिए sp3 होगा। ये बिल्कुल हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बॉन्ड लेंथ का है, और मैंने आपको कई बार कहा है कि जो इस तरीके से सीक्वेंस वाले जो इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर और रेशियो वाले जितने भी हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये सब क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये। तो यहाँ पे हमारे पास जो 46 है इसके लिए देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ इज, तो जो बॉन्ड लेंथ का जो करेक्ट ऑर्डर है तो ये हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की सबसे ज़्यादा है, देन कार्बन मोनोऑक्साइड की, और उसके बाद CO3 2- की है। ओके, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी CO2 की इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 47 है। तो 47 में देख लेते हैं क्या चीज़ है।
तो 47 में हमारे पास है यहाँ पे एक मिनट, हाँ, नाउ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है इसमें 47 में। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास मॉलिक्यूल पहले देख लेते हैं कौन से हैं। C2H4 है यानी कि एथीन है, और उसके बाद C2H2 एथाइन है, देन C6H6 है और C2H6 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा अब इसमें से वो क्या हो जाएगा देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास फोर्थ वाला आएगा यानी कि C2H6 आएगा। देन उसके बाद जो होगा उसके बाद हमारे पास थर्ड वाला होगा C6H6 एंड देन 1 C2H4 और फिर 2 C2H2। तो यानी कि जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा किस में होगी, वो C2H6 में होगी। ओके, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, वो C2H2 की होगी। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है द नंबर ऑफ SS बॉन्ड्स इन सल्फर ट्राईऑक्साइड इज, की नंबर ऑफ SS बॉन्ड जो हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड में वो बताने के कितने हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे जो 48 है इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। सल्फर ट्राईऑक्साइड में जो SS बॉन्ड होंगे वो 0 हो जाएंगे। अब सल्फर तो एक ही है फ्रेंड, तो SS बॉन्ड तो है ही नहीं, तो 0 तो हो ही जाएगा। और ट्राई ऑक्साइड है तो यहाँ पे O3 हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्या है 49 में है इन F2 मॉलिक्यूल FF सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाई एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ 2p ऑर्बिटल। ओके, तो अब यहाँ पे है कि अब यहाँ पे हमको जो है दूसरा देखना है। दूसरा क्या है, इन O2 मॉलिक्यूल 1 सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाई एक्सियल ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल एंड 1 पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाई लेटरल ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स। फिर थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। थर्ड है इन N2 मॉलिक्यूल 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स दैट इज ऑल द 3 बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाई लेटरल ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स। अब कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे हमको इनकरेक्ट बताना है, तीनों आपके सामने हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 49 के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे 49 के लिए देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये जो लास्ट वाला है ऑप्शन कि ये जो N2 मॉलिक्यूल होता है इसमें एक सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड होता है, मतलब कि जो ऑल 3 बॉन्ड्स होते हैं वो लेटरल ओवरलैपिंग से p ऑर्बिटल के बनते हैं। ये बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पे ओनली 3 होगा। बाकी हमारे पास जो 1 एंड 2 है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। 1 वाला क्या था कि F2 मॉलिक्यूल जो है उसमें FF में FF सिग्मा बॉन्ड जो कैसे फॉर्म होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग से 2p ऑर्बिटल की वो बनता है। नाउ अब यहाँ पे देखिए जो O2 मॉलिक्यूल है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल एंड 1 पाई बॉन्ड जो होता है वो लेटरल ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल से बनता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 50 है। 50 में है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C2 एंड C3 ऑफ H3C सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड C, फिर CH, फिर उसके बाद CH3R। तो देखिए यहाँ पे जो 50 है इसके लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 50 के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास C2 और C3 पूछा, यानी कि C2 कौन सा है, ये वाला है, और C3 जो है वो ये वाला है। तो इसके लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ओके, यानी sp2 और sp। तो देख लीजिए यहाँ पे जो थर्ड नंबर का जो कार्बन है इसकी चारों इसकी जो वैलेंसीज हैं ये बैलेंस है पूरा, तो यहाँ पे sp हो गया है। और देन यहाँ पे हमारे पास जो है एक इसकी जो है वो हाइड्रोजन से फुलफिल हो रही है। ओके, यानी कि C सिंगल बॉन्ड एक तरफ से जुड़ा हुआ है, फिर एक तरफ डबल बॉन्ड से थर्ड नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है, और एक H मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे sp2 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ 51 देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ मॉलिक्यूल डू नॉट पजेस सेम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसमें कह रहे हैं कि कौन सा जो पेयर है उसमें दोनों मॉलिक्यूल में एक ही तरीके का हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास 51 के लिए ये वाला बिल्कुल करेक्ट है, जो कि जो BCl3 है बोरॉन ट्राईक्लोराइड एंड NCl3 नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड है, इसमें दोनों में सेम टाइप के हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। बाकी जो आपका टेट्राहीड्रल जो है वो मीथेन में होता है और वाटर में होता है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद जो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है SF4, इसका भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। नाउ हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इन ZeF6 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जेनॉन एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल आर रिस्पेक्टिवली। तो कह रहे हैं ZeF6 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है और जो हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट है जेनॉन की और जो शेप है मॉलिक्यूल का वो क्या है।
तो यहाँ पे 52 के लिए जो करेक्ट है ये पहला वाला ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि +6 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट है, sp3d3 इसका जो है हाइब्रिडाइजेशन है और उसके बाद इसका जो शेप है वो है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। नाउ यहाँ पे हमारे पास 53 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़ ऑल द 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिड कार्बन्स आर प्रेजेंट। अब ये बताना है कि किस स्पीशीज़ में सारे यानी कि 3 टाइप्स के हाइब्रिड कार्बन प्रेजेंट है। तो 53 का हमारे पास जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो हो जाएगा हमारे पास ये वाला CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और उसके बाद CH2 उसमें जो है C पे प्लस है। तो इसमें जो है हमारे पास तीनों टाइप के हाइब्रिड जो कार्बन है वो प्रेजेंट हो जाएंगे। और देखिए फ्रेंड आज यहाँ पे हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं और इनसे आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। और आप लोग प्लीज़ लेक्चर को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टीचिंग को सपोर्ट करिएगा। और सबसे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट बिल्कुल अब तेज़ी कर दीजिए और उसको जो है क्योंकि अब जैसे कि यूपी के टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की डेट्स आ चुकी हैं वैसे ही TSSB की भी डेट्स आ जाएंगी। और जो भी आपका है जो भी लोग साइंस के लिए यूपी की भी तैयारी कर रहे हैं टीजीटी साइंस के लिए वो लोग तो बिल्कुल ही फटाफट अब इसको जो है बिल्कुल आप लोग नोट्स बनाइए और रिवीजन करते रहिए। बाकी DSSB जो नेचुरल साइंस के हैं उनके पास थोड़ा टाइम है क्योंकि डेट्स नहीं आउट हुई हैं, वो लोग भी रिवाइज़ करिए। जितने भी लोग हैं वो सब लोग अपना इस लेक्चर से बेनिफिट लीजिए। थैंक यू सो मच।